Hey guys, what's up? Hoping you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. देखिए जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग इकोनॉमिक सर्वे 2016 और 70 को डिस्कस करेंगे। तो आज हम उस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम ओवरव्यू लेंगे। ओवरव्यू किस किस चीज़ का लेंगे? आज मैं आपको बताऊंगा थोड़ी पास्ट की हिस्ट्री और हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट में आज की डेट में हम इकोनॉमिक सर्वे के साथ में क्या कर रहे हैं और किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, कौन इसको बनाता है, कौन इसको क्लैरिफाई करता है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। दूसरे फेज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन-कौन से सेक्शन हैं, कौन-कौन से कितने चैप्टर हैं इसमें, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हल्का-सा ओवरव्यू मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे। और इसके बाद में जो आज हमारा मेन टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है 8 इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द इंडिया। तो जो 8 इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, ये वो वाले फैक्ट नहीं है आप लोग कभी सोच रहे हो कि इंडिया की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है पर्वत की और इंडिया में सबसे गहरी खाई कौन-सी है या फिर इंडिया में सबसे ऊँचा पुल कौन-सा है। ये इस तरीके के फैक्ट्स नहीं है, ठीक है? ये इस तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नहीं है, ये इंटरेस्टिंग है पर लेकिन ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंटरेस्टिंग है, ठीक है? तो ये इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर किया गया है, इनमें थोड़ा-सा चाइना के साथ में कंपेयर किया गया है, थोड़ा-सा हमारा इंटरनल जो डेमोग्राफी है या फिर हमारी इंटरनल जो इकोनॉमी है उसको कंपेयर किया गया है। तो वो सारे फैक्ट्स हैं, तो उन सबको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट जो हमको डिस्कस करना है टॉपिक उसको देख लेते हैं। ये वाला फर्स्ट है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक सर्वे को स्टार्ट कैसे किया जाता है, ठीक है? तो पहले इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट करती है, तो आप सभी लोग जानते हैं जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी थे, उन्होंने सर्वे को प्रेजेंट किया था और इसको जस्ट बिफोर जो हमारा बजट आता है उसके जस्ट पहले इसको प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारा बजट जो आया वो 1 फरवरी को आया था, तो 1 फरवरी को हमारा बजट आया और 31 ऑफ जैन को हमने क्या किया, हमारा इकोनॉमिक सर्वे पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया। अब वो कौन करता है वो भी आगे बताऊंगा थोड़ा। जो इसका फर्स्ट ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट मतलब एक ओवरव्यू जो बनाते हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। देखिए फाइनेंस का मैटर है तो सारा फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में ही आएगा और जो और डिपार्टमेंट इसके साथ में वर्क करते हैं वो आप लोगों को अभी आगे पता चलेगा। ड्राफ्ट को क्लियर किया जाता है, वो क्लियर जो करते हैं वो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है आपको इनका नाम लिखना है। बजट प्रस्तुत करने के बाद में इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस भी की थी और लगभग यूट्यूब पे उसका लेक्चर भी है। अप्रोक्सीमेट आई थिंक 50 मिनट का करीब का है, 50 मिनट या 60 मतलब 1 आवर के करीब का लेक्चर है। तो बहुत ही अच्छा है, चाहो तो आप उसको सुन सकते हैं। तो इनका आपको नाम बताना है, ठीक है? और जो ये सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, इनका नाम है शशिकांता दास, ठीक है? तो इनको आपको नाम बताना है क्वेश्चन में, ये आपके लिए क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है? जो फाइनल वर्जन होता है इसका, जब ये ड्राफ्ट तैयार करने के बाद में ये क्लियर कर देते हैं उसको, इसके बाद में जो फाइनल वर्जन होता है वो स्क्रूटनी के लिए भेजा जाता है फाइनेंस सेक्रेटरी और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों मिलके उसको मतलब देखते हैं कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। एक तरीके से वो नहीं होता है, पूरा ओवरव्यू देख लेना उसका अच्छे से कि मतलब चीजें सही भी है गलत भी है, यहाँ से फिर ये आउटपुट निकलता है इसका। मतलब यहाँ के बाद में इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, अगर कोई चेंज होना होता है वो यहाँ पे हो जाता है आगे। मतलब ये एक तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ से ये फाइनल निकल के आता है जो सर्वे होता है हमारा, ठीक है? इसके बाद में देखिए क्या होता है, जो सर्वे में आपने देखा होगा बहुत सारे डेटाज होते हैं, क्या इकोनॉमी बढ़ रही है, कौन सा सेक्टर हमारा बढ़ रहा है, जैसे कि 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनमें क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वो सारा है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, हमारी पॉपुलेशन के किस किस एरिया में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कुछ एजुकेशन का भी रहता है एरिया, कुछ इन्वायरमेंट का भी रहता है। तो जो इस तरीके का जो डाटा होता है सारा, वो सेंट्रल स्टेटिकल ऑफिस, ये वाला ऑफिस जो प्रिपेयर करता है ये डाटा। आप लोगों ने देखा भी होगा कि मतलब जैसे कि गांव में भी या फिर शहरों में भी जो ऑफिसर्स आते हैं इनके घरों में पूछने के लिए कि आपकी कमाई कितनी है, आपके घर में कितने आदमी है, कितने जॉब कर रहे हैं। तो काइंड ऑफ जो डेटा होता है उसी डेटा को इकट्ठा करने के बाद में फिर हमारा इकोनॉमिक सर्वे बनाया जाता है। तो ये ऑफिस इकट्ठा करता है ये डेटा। ऑफिस किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOPSI। तो इसके अंदर आता है। आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, आप लोगों को बताना है कि फिलहाल कौन है इसके मिनिस्टर, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर कौन है यहाँ पे, ये आपको क्वेश्चन बताना है, ठीक है ना? आगे देखिए जो फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं वो उसको मतलब पार्लियामेंट में रखते हैं। ये फाइनल यहाँ पे पार्लियामेंट में रख दिया जाता है इसके बाद में, जब यहाँ से इसको क्लियरिफाई कर दिया जाता है इनके द्वारा। ओके, वो भी ये थोड़ी सी यहाँ पे हिस्ट्री स्टार्ट होती है। फिर यहाँ से क्या है कि फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे जो था वो प्रेजेंट किया गया था 1950 1951 में। तो यहाँ पे फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे हमारा प्रेजेंट किया गया था
और यहाँ पे जब ये इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया था, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बिफोर 1964 से पहले है जो सर्कुलेशन होता था इसका सर्वे का, वो बजट के साथ में होता था। आज की डेट में क्या होता है, ये एक दिन पहले आता है, ठीक है। उसके तब क्या होता था, बजट के साथ में सर्कुलेट होता था सर्वे, और सर्कुलेट बजट के साथ में होता था। अब इसको अलग क्यों कर दिया, ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में निकल के। देखिए ये एक तरीके से उस टाइम पे हम इसको साथ में सर्कुलेट कर रहे हैं, पर लेकिन अगर एक दिन पहले आ जाता है तो लोग इसको देखते हैं थोड़ा, मतलब मीडिया में रखा, पार्लियामेंट में रखते हैं, पार्लियामेंट के बाद में फिर मीडिया इसको कैच कर लेती है वहां से। तो फिर बताया जाता है कि हमारी लास्ट की जो इकोनॉमी थी ईयर की वो कितनी थी, इसमें कंप्लीट जो है 12 मंथ का ओवरव्यू रहता है लगभग, ठीक है। तो उसके लिए फिर मतलब एक ओवरव्यू, मतलब एक माइंड ऑफ सेट बन जाता है, दो सेटअप ऑफ माइंड बन जाता है लोगों का, चीजों को देखने के लिए कि कल बजट आने वाला है, पीछे का साल ये था, अब बजट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो माइंड एक प्रिपेयर हो जाता है बजट के आने के लिए, ठीक है। तो 1964 से क्या करना स्टार्ट कर दिया, इसको ओन वर्ड 1964 से डीलिंक कर दिया इसको बजट के साथ में, मतलब बजट के साथ से हटा दिया। तो सर्कुलेट इसको एडवांस में करने लगे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब की बार भी एक था, एक दिन पहले कर दिया था इसको। तो कॉन्टेक्स्ट वो क्या था, एक ही तरीके से वही था कि बजट के बारे में थोड़ा एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि अब क्या होने वाला है आगे आने वाले टाइम में बजट में। एनुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब एक कंप्लीट साल का इसमें डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो गया हुआ साल है, जो साल हमारा बीत चुका है उसके बारे में देखने को मिलेगा। जो फ्लैगशिप प्रोग्राम होते हैं जो कंप्लीट एनुअल के, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या इकोनॉमिक सर्वे जो रिव्यू करते हैं डिपार्टमेंट इंडियन इकोनॉमी, तो जो सारी चीजें होती हैं उनका 12 मंथ का, जो प्रीवियस 12 मंथ है उसका पूरी समरी होती है एक तरीके से, और परफॉर्मेंस भी होती है उसमें, जो मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने यहाँ पे चलाए हैं उनकी हाइलाइट्स होती हैं, जो क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, मतलब एक तरीके से ओवरव्यू होता है जो हमारी गवर्नमेंट लास्ट 12 महीनों में हमारी गवर्नमेंट ने किया है। तो इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग बजट सेशन। उसके बाद में आप लोगों को पता है जब ये होने के बाद में फिर बजट सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो बजट सेशन के बाद में फिर ये चीजें सारी डिस्कस होती हैं, वहां पे क्या क्या चीजें हैं क्या क्या नहीं है, फिर क्वेश्चनिंग आंसरिंग होती है। उसके बाद में बहुत सारे इस पे तर्क वितर्क दिए जाते हैं, ठीक है। आइए अब इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। ओवरव्यू देखिए इसमें क्या दे रखा है, ये 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है पूरा इकोनॉमिक सर्वे, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड। ये तीनों सेक्शन जो है, तीनों सेक्शन अलग अलग तरीके का ओवरव्यू देते हैं हम लोगों को यहाँ पे। तो जो तीन ये पार्ट इन्होंने डिसाइड किए हैं, फर्स्ट फर्स्ट वाला है प्रिस्पेक्टिव। ये प्रिस्पेक्टिव एक तरीके से आप लोगों को आउटलुक मिलेगा। आउटलुक मतलब इकोनॉमी में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें इकोनॉमी में हो रही है, तो पूरा आउटलुक देंगे ये। आउटलुक देंगे पूरी पॉलिसीज का, और क्या क्या चैलेंजेस हैं उनका पूरा आउटलुक मिलेगा आप लोगों को देखने को। जो सेकंड पार्ट है ये प्रोक्सीमेट। प्रोक्सीमेट मतलब जो चीजें हुई हैं इकोनॉमी में, जैसे आप डिमोनेटाइजेशन का एग्जांपल ले लीजिए, तो ये डिमोनेटाइजेशन सही है या गलत है, इस चीज के बारे में बता रहे हैं। ये एक ले लीजिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम हमारी सोसाइटी के लिए इंप्लीमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो एक तरीके से इस तरीके का अप्रोक्सीमेशन, मतलब पूरा एक क्रिटिकल एनालिसिस मिलेगा आपको यहाँ पे। और फिर है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूटी में जो कुछ चीजें पुरानी चली हुई आ रही है वो आगे किस तरीके से चलेंगे, इनकम, हेल्थ, और ये इस तरीके की जो चीजें होती है, मतलब आगे भी उस पर क्या चेंज होगा और क्या नहीं होगा। तो वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ इन चैप्टरों में देखने को मिलेगी, 5 चैप्टरों में, ठीक है। तो ये जो चैप्टर इस तरीके से इन्होंने इसको डिवाइड किया गया है कंप्लीट। इसमें देखिए जो फर्स्ट वाला चैप्टर है, वो फर्स्ट वाला चैप्टर सबसे ज्यादा लेंथी है। तो इस वाले चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो यार, ज्यादा चीजों को होच पोच करने का कोई फायदा नहीं है, हम प्रॉपर वे में एक एक चीज को डिस्कस करके चलेंगे। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि, या तो देखिए चैप्टर के हिसाब से देखूंगा मैं, अगर चैप्टर को कवर करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, चैप्टर को मुझे लग रहा है कि ज्यादा लेंथी हो गया है, तो मैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। अगर चैप्टर लग रहा है मुझे कि चैप्टर छोटा है और उसको एक पार्ट में किया जा सकता है, तो उसको एक पार्ट में रखूंगा। और जो लेक्चर की जो लेंथ होगी वो मैं ट्राई करूंगा कि 30 मिनट से मैक्सिमम 40 मिनट, इससे ज्यादा ना जाए। क्यों, क्योंकि यार इससे ज्यादा जाने में भी फिर एक तरीके का महाभारत सा लगने लगता है। तो और ट्राई करूंगा कि चीजें इंटरेस्ट रहे, मतलब इंटरेस्टिंग चीजें रहें, ऐसा ना हो कि आप लोग बोर फील करने लगे। तो उस तरीके की चीजें सारी करेंगे, और एक बहुत ही अच्छे लेवल पे इंटरेस्ट बना के हम चीजों को डिस्कस करेंगे। और ये एसएससी के लिए फायदेमंद रहेगा, बैंकिंग के लिए फायदेमंद रहेगा, यूपीएससी के लिए फायदेमंद रहेगा, और जो हमारे स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। क्योंकि यार देखिए इकोनॉमी में से ना, इकोनॉमिक जो सर्वे होता है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्यों, क्योंकि पहले जो अभी चीजें गई हैं उसमें बहुत सारी हमारी स्कीम्स, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट की गई हैं, तो उनका हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो सारी चीजें होती हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और थोड़ा आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में भी एक सजेशन टाइप का देता है इकोनॉमी के लिए, तो इसलिए काफी अच्छा हो जाता है। तो ये हमारा पूरा मतलब एक तरीके का
पूरा आप आउटलुक कह सकते हैं कि हम इसको इस तरीके से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है, आप लोग कुछ बताना चाहते हैं कि इसको इस तरीके से डिस्कस करो, तो आप लोग बताइए उसमें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आखिर में यार सुनना आप लोगों को ही है, तो आप लोगों का इंटरेस्ट बना होना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, दूसरे किसी तरीके से करना चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, मैं उसके हिसाब से चेंजेस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना? एक ओवरव्यू निकाल के सबके कमेंट देख के जो एक मेजोरिटी का व्यू होगा, हम उसी के हिसाब से काम करेंगे। ओके, अब देखिए आठ दिया क्या है, आगे दिया है कि 8 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया। तो इंडिया के बारे में 8 इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे फैक्ट्स इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, ठीक है ना? तो फर्स्ट वाला जो है, यहाँ पे फर्स्ट वाले का नाम रखा गया है इन्होंने, इंडियाज ऑन द मूव। मतलब इंडिया जो है वो घूम रही है, मतलब मूव कर रही है। मूव क्या कर रही है? मूव कर रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं आदमी जॉब के लिए। तो ये एनुअल माइग्रेशन कितना हो रहा है, उसका इन्होंने एक ओवरव्यू दिया है यहाँ पे। ये क्या बोल रहे हैं कि जो एक एस्टिमेट लगाया जाता है रेलवे के द्वारा, जो रेलवे में पैसेंजर हैं जो इधर उधर घूमते हैं काम के लिए, रिलेटेड टू वर्क, जो माइग्रेट करते हैं, मान लीजिए जैसे स्टेट का ले लीजिए, यूपी से दिल्ली में आ रहे हैं, बिहार से दिल्ली में आ रहे हैं, या फिर यूपी से नीचे कहीं जा रहे हैं, उसमें गुजरात में या फिर मुंबई में जा रहे हैं। तो मतलब किस तरीके से माइग्रेट कर रहे हैं, तो जो माइग्रेशन का एक एस्टिमेट लगाया गया था सेंसस के द्वारा, 2011 में हमारा सेंसस आया था। हर 10 साल में सेंसस आता है। अब देखिए आगे आएगा फिर, ठीक है ना? तो जो उसके द्वारा एक एस्टिमेट लगाया गया था, एस्टिमेट लगाया गया था उसका डबल आदमी, अबाउट 9 मिलियन पीपल जो है आज की डेट में माइग्रेट कर रहे हैं। जैसे कि किसी को भी ले लीजिए, कोई जॉब के लिए जा रहा है, तो फिर मतलब मैक्सिमम तो जॉब का ही रहता है, तो मैक्सिमम जॉब का ही इन्होंने हवाला दिया है। तो यहाँ पे इन्होंने 2011 से लेके और 2015-16 तक का इन्होंने एस्टिमेट दिया है। तो यहाँ पे देखिए लगभग इतने आदमी, 8 मिलियन, 8.5 मिलियन के करीब लगभग इतने आदमी ट्रेन में घूम रहे हैं आज की डेट में, मतलब वहां से वहां जा रहे हैं और यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। तो इस तरीके का माइग्रेशन हो रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मतलब आप लोग कह सकते हैं कई कंट्री की जितनी पॉपुलेशन है इतनी हमारे यहाँ ट्रेन में घूमती है, ठीक है, जॉब के लिए। हालांकि ये गलत चीज है, पर लेकिन फैक्ट है ये। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट बोला गया है इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा। तो ये फर्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट था। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखिए इस वाले सेक्शन में इन्होंने बात किया जो रेटिंग एजेंसी होती है, रेटिंग एजेंसी का नाम है इन्होंने पुअर स्टैंडर्ड्स वाली जो रेटिंग एजेंसी है उसके बारे में इन्होंने बताया। रेटिंग एजेंसी होती क्या है? ये रेटिंग एजेंसी ऐसी होती है, देखिए मान लीजिए इकोनॉमी है, एक साइड में तो चाइना हो गई और दूसरी साइड में इंडिया हो गई। तो रेटिंग एजेंसी इनको रेट देती है, रेट इनके निकल के आते हैं, जैसे कि ए या फिर इससे मतलब लेकर डी तक इनके चलते हैं। इसमें पहले ए आता है, फिर चल के इसको ए कर देते हैं, फिर एक छोड़ देते हैं, या फिर माइनस प्लस भी इन पे लगाते जाते हैं। तो इस तरीके की रेटिंग देते हैं। इस रेटिंग से डिसाइड होता है कि कौन सी इकोनॉमी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो देखिए इन्होंने चाइना को जो दे रखा है, पहले चाइना का ए था, तो चाइना का बढ़ा के इन्होंने ए माइनस कर दिया, तो मतलब ऊपर को जा रहे हैं ये, ठीक है ना? तो चाइना का इन्होंने और बढ़ा दिया है। तो ये इस तरीके से रेटिंग देते हैं। तो रेटिंग देने का मतलब क्या होता है, जो बाहर की इन्वेस्ट जो कंपनी होती है बड़ी बड़ी, तो जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है जितनी भी, वो क्या करती हैं, इनकी रेटिंग के हिसाब से देखती हैं कि ये किस तरीके की रेटिंग दे रही है किस इकोनॉमी को। तो फिर उसके हिसाब से जाके वहां पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देती हैं। क्यों? क्योंकि जिस कंट्री की रेटिंग अच्छी होगी उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि वो वहां पे स्टेबल इकोनॉमी होगी। तो इस तरीके से इन जो कंपनी की रेटिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट डालती है। तो इस रेटिंग के बेस पे ही बोला गया है कि जो ये रेटिंग ये देते हैं, ये रेटिंग में एक बायसनेस दिख रही है कहीं ना कहीं, जो इनका रेटिंग जो निकालने का फंडा निकल के आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर चाइना की इकोनॉमी को देखें, जो चाइना की जो क्रेडिट रेट, जो चाइना को क्रेडिट रेटिंग इन्होंने दी है, जो इनकी अपग्रेड की गई है, पहले ए प्लस प्लस थी, ए प्लस प्लस से बढ़ा के इन्होंने ए माइनस कर दी है, ठीक है। पर लेकिन ए प्लस प्लस से बढ़ा के इंडियन इसकी तो ए माइनस कर दी है इन्होंने, पर इंडिया की जो है वो आज तक इन्होंने चेंज नहीं करी है। मतलब ये यहाँ पे डेटा ले रहे हैं 2009 से लेकर 2016 का, 2009 से लेकर 2016 का। तो जो इंडिया की रेटिंग है वो यहीं पे रख रखी है इन्होंने। ये देखो इंडिया की रेटिंग यहीं पे रखी हुई है तब से लेके। और अगर कंपेयर किया जाए क्रेडिट क्रेडिट टू जीडीपी रेशो के साथ में, अगर देखिए ये जो रेड वाला है ये है क्रेडिट टू जीडीपी रेशो, मतलब कितना सारा क्रेडिट, जिस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड यूज करते हुए आप लोग क्या करते हैं, किसी भी दुकान से कोई सामान खरीदें क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, इसका मतलब आपने बैंक से क्रेडिट ले लिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो गवर्नमेंट है वो जनता को पैसा देती है, जनता को क्रेडिट देती है कि आप लोग चाहे तो कुछ भी खरीद सकते हैं, अपना मकान बना सकते हैं और कुछ भी अपना प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इससे क्या आता है, जनता के हाथ में पैसा आता है, तो जनता सामान खरीदेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इनको सप्लाई पूरी करने का हक मिलेगा गवर्नमेंट को, तो सप्लाई पूरी करेंगे तो एक ट्रेड अच्छा बढ़ेगा, मतलब इकोनॉमी अच्छे लेवल पे काम करेगी। तो वो काम कराने के लिए इन्होंने इतना सारा क्रेडिट दे रखा है कि चाइना का जो क्रेडिट टू जीडीपी रेशो है
वो देखिए 142% था, वो भी कम नहीं था, अब बढ़ के 205, ये 205% हो चुका है आज की डेट में, और जबकि इसका ग्रोथ जो है वो घटता ही जा रहा है। ये देखिए, ये जो है ये क्रेडिट है, क्रेडिट कहाँ पहुंच गया है, क्रेडिट यहाँ पे पहुंच गया है, और जो इसका ग्रोथ है ये वाला जीडीपी ग्रोथ है, ये वाला, ये जीडीपी ग्रोथ देखिए पहले कहाँ था, 10 पे हुआ करता था इसका 2008-9 के करीब में, 10 और 11 के बीच में, और आज ये घट के यहाँ से, ये वाला घट के यहाँ से देखिए कहाँ पे आ चुका है, ये वाला घटता घटता आज की डेट में लगभग 6.5% पे ये काम कर रहा है। और जबकि इंडिया का देखिए, इंडिया का अगर उस टाइम पे ले 2012 से इंडिया का 6 से भी नीचे था, और आज की डेट में हमारा बढ़ के यहाँ जा चुका है। तो ये बोल रहे हैं कि जो इंडिकेटर्स ये देते हैं वो इफेक्टिव नहीं है, कहीं ना कहीं बायसनेस है इन इंडिकेटर्स में, ये एक अच्छा एक प्रोस्पेक्टिव्स नहीं निकाल के ला रहे हैं, तो उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट वाला 3 जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, देखिए जिस एरिया में ज्यादा पुअर आदमी है, ये रेड वाला एरिया ज्यादा पुअर आदमियों का इन्होंने दिखाया है, उसके कंपेयर में जिस एरिया में ये एलोकेशन कर रहे हैं धन का, वो दोनों में डिफरेंस है। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि जो वेलफेयर जो स्पेंडिंग्स है, मतलब जैसे हमारी जो सोशल में वेलफेयर स्कीम चलती है, जैसे आप मनरेगा को ही ले लीजिए, या फिर फूड सिक्योरिटी एक्ट को ले लीजिए, तो जो इस तरीके की स्कीम्स चलती हैं सोसाइटी को अपलिफ्टमेंट कराने के लिए, ये बोल रहे हैं कि जो इनका अपलिफ्टमेंट कराने वाला एरिया है, देखिए गरीब तो कहीं और पे है, इस वाले एरिया में देखिए कितने गरीब हैं, और अगर इस वाले एरिया को आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये वाला एरिया यहाँ पे कम रेड है, मतलब इस वाले एरिया में ये पैसा कम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये यहाँ पे डिफरेंस दिखाने की कोशिश करने की, जिन एरिया में गरीब आदमी ज्यादा रहते हैं वहां पे ज्यादा धन एलोकेट नहीं किया जा रहा है उन गरीबों को, मतलब मिस एलोकेशन हो रही है। ठीक है, तो इसी के बारे में ये बोल रहे हैं जो सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स होती है, जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनका फंड जो है कहीं ना कहीं बेकार जा रहा है। तो उसी के बारे में आगे क्या बोल रहे हैं कि जो पुअर है, 40% जो पुअर है आज की डेट में कंट्री के, वो ओनली 29% ऑफ फंड रिसीव कर रहे हैं, जबकि इनको कम से कम 40% तो रिसीव करना ही चाहिए था, और ये 29, लगभग लगभग आप लोग कह सकते हैं कि 11% कम फंड इनको मिल रहा है जितना इनको मिलना चाहिए था। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आगे देखते हैं कौन सा है, ये भी देखिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये वाला फैक्ट तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो है, पर लेकिन फिजिकल डेमोक्रेसी के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। मतलब ये है, हमारे यहाँ 7 आदमी टैक्स पे करते हैं जो 100 आदमी वोट देने जाते हैं। तो आप लोगों ने जनरल इलेक्शन हुए थे 2014 के जनरल इलेक्शन में लगभग 68% वोटिंग टर्न था, और जो आज इलेक्शन, आज या कल में जो गोवा में इलेक्शन हुए हैं, वहां पे 83% वोटर ने वोट दिया है। पर लेकिन जब एवर ओवर जो सबका एवरेज निकालते हैं, तो वो एवरेज निकालने के बाद में जो टैक्स पे करने वाले बंदे, ये देखिए 100 में से ओनली 7 आदमी टैक्स पे कर रहे हैं हमारे देश में। ये देखिए कितनी वर्स कंडीशन है। और जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, G20 इकोनॉमी जिनको हम बोलते हैं, बहुत ही अच्छी इकोनॉमी है, तो वो सारी इकोनॉमी में अगर ये ढंग से चीजों को ढंग से ध्यान करके चला जाए, तो ये देखिए ये क्या है, 13 हमारा, मतलब 18 में से 13 हमारा प्लेस है यहाँ पे। और यहाँ पे दिखाया गया टैक्स पेज पर 100 वोटर, इनमें सबसे ऊपर देखिए कौन है, नॉर्वे में तो 100 के 100 लगभग आदमी जितना टैक्स पे करते हैं, जितने वोटर है सब टैक्स पे करते हैं, और स्वीडन में भी लगभग इतनी ही है। तो ये वाला एक बहुत ही अच्छा, मतलब वो इकोनॉमी आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी, बहुत ही शानदार इकोनॉमी मिलेगी वो वाली। क्यों? क्योंकि उसमें आपको सारी चीजें अच्छी मिलेगी, वहाँ पे आपको हेल्थ इंडेक्स अच्छा मिलेगा, वहाँ पे आपको एजुकेशन इंडेक्स अच्छा मिलेगा, और करप्शन बहुत ही कम मिलेगा। तो ये सारी वो वाली इकोनॉमी है। आपके लिए होमवर्क है थोड़ा सा, यहाँ पे क्या करना है आपको, इन वाली इकोनॉमी को कम से कम, जो स्टार्टिंग वाली ये है यहाँ पे, ये 2-3 है, कम से कम इनको जाके एक बार मैप में देखिएगा। ये आपका मैप का क्वेश्चन है, मैप प्रैक्टिस हो जाएगी इससे आपकी। ठीक है, यूएसए में भी देखिए, यूएसए में भी कम नहीं है, यूएसए में भी लगभग 60 के करीब तो यूएसए में भी है। ठीक है, और यूके में भी मतलब काफी है, लगभग यूके का भी अगर आप लगा के देखिए, तो यूके में भी 20, मतलब 15 से 20 के ऊपर जा रहा है। पर इंडिया देखिए कहाँ पे है, इंडिया में है ओनली 7, तो इंडिया यहाँ पे आएगा ओनली। तो मतलब देखिए कितनी बुरी कंडीशन है, सब टैक्स को चोरी करना चाहते हैं। इसीलिए ब्लैक मनी वाला जो फंडा था वो बहुत ही ज्यादा बुरा पड़ रहा था, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा था। तो ये सारी चीजें हैं, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जिससे हमारी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है? वो है यूएसए। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वो है इंडिया। ठीक है, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया हमारी इकोनॉमी के बारे में। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये वाला फैक्ट भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इस वाले फैक्ट में देखिए क्या बोला गया है, जो इंडिया की और वर्ल्ड के साथ में कंपेयर किया गया वर्किंग पॉपुलेशन का और नॉन वर्किंग पॉपुलेशन का, जो इनकी एज के बारे में इन्होंने कंपेयर किया, वर्किंग एज पॉपुलेशन और नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन। यहाँ पे देखिए चाइना का, देखिए मतलब एक तरीके से इन्होंने दिखाया गया है, मतलब हमारी कंट्री का जो है
हमारी कंट्री का एक बहुत ही अच्छे लेवल पे काम चल रहा है। मतलब हमारी कंट्री जो है आने वाले टाइम में यहाँ सब कंट्रियों के आदमी जो है बूढ़े हो जाएंगे बहुत जल्दी, और बूढ़े होने के बाद में उनकी वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो बहुत जल्दी कम होने वाली है 2015 तक। ये देखिए 2050 तक जो है 50 तक चाइना की खत्म हो जाएगी वर्किंग पॉपुलेशन। और यहाँ पे कोरिया की बताई है, ब्राजील की बताई है, पर जो इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन है वो देखिए कितने लंबे समय तक चलेगी यहाँ तक। मतलब आगे आने वाले टाइम में भी हमारी वर्किंग पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे यहाँ जो वर्किंग पॉपुलेशन है ना यार, आज की डेट में लगभग 30 ईयर्स के एयर फेयर के आदमी, मतलब 70 से 80% आदमी यही है जो 30 ईयर्स के एयर फेयर के है। तो आने वाले लगभग आप लोग कह सकते हैं कि 40 साल तो कहीं कुछ गया नहीं है। मतलब जब लगभग 70 साल के होंगे तो तब तक तो काम करेंगे ही करेंगे। तो अभी क्या चल रहा है 2000, मतलब अभी 17 चल रहा है, तो 17 से लगा लीजिए आप लगभग, तो लगभग काफी टाइम तक अभी हमारे पास में टाइम है हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे ये मतलब इस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारी इंडिया से देखिए बाहर की कंट्रियों में सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं हम लोग, तो सर्विस के लिए हमारी इकोनॉमी हमारी कंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसी तरीके से बोल रहे हैं, इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, मतलब किस तरीके से हम पॉपुलेशन का, जो हमारी ह्यूज पॉपुलेशन है उसका किस तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। तो वो चीज के लिए इन्होंने कंपेयर किया। तो हमारे आने वाले टाइम में अगर पर डिपेंडेंट ये करता है कि हमारी पॉपुलेशन को अगर हम हेल्दी नहीं रख पा रहे हैं, सबसे पहले तो हेल्दी रखना है, दूसरा एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, और तीसरा स्किल प्रोवाइड करानी है। अगर ये सारी चीजें हम प्रॉपर टाइम पे प्रोवाइड करा देते हैं, तभी चल के ये हम इसको अपनी पॉपुलेशन को एक अच्छे लेवल पे यूज कर सकते हैं। अगर ये चीजें हम प्रोवाइड नहीं करा पाए, तो यही हमारी इकोनॉमी पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा आके फिर आने वाले टाइम में। तो उसी के लिए मेक इन इंडिया लाइक प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिससे कि पॉपुलेशन को, स्किल इंडिया प्रोग्राम, तो ये सारे इसी चीजों पे इम्पैक्ट डालने के लिए, उसी को अच्छा करने के लिए ये वाले प्रोग्राम चला रहे हैं। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, जो एक तरीके से इनमें भी डिफरेंस कर रहे हैं, जो हमारे पेनिनसुलर वाले स्टेट है, पेनिनसुलर वाले बोलते हैं इंडिया के जो नीचे वाले स्टेट है, मतलब यहाँ पे मैप में देखिए ये वाले स्टेट जो है, जो नीचे वाले पेनिनसुला इंडिया बोलते हैं इसको, तो इस वाले एरिया के जो लोग हैं उसके कंपेयर में इन्होंने नॉर्थ वाले जो ऊपर वाले आदमी है उनको कंपेयर किया है, इसके कंपेयर में इन्होंने। तो उसके कंपेयर में क्या बोला है, जो पेनिनसुलर वाले स्टेट है वो जल्दी पीक पे पहुंच जाएंगे, ये एज कम्पेयर टू जो अंदर वाले स्टेट के लोग हैं वो मच लेटर पहुंचेंगे, ठीक है ना। पीक ग्रोथ जो है, मतलब उनका ग्रोथ जो है वो एक तरीके से ज्यादा हो रहा है, साउथर्न इंडिया वाले स्टेटों को देख लीजिए वहां पे ज्यादा ग्रोथ रहता है। तो इसके इन्होंने स्टेटों को भी कंपेयर किया है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे। ये सारे फैक्ट देखिए हम राइटिंग में यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे से, और इनके ऊपर डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्या क्या कंपेयर पड़ रहा है इंडिया में, आने वाले टाइम में क्या कंपेयर पड़ेगा, तो सारे ये उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप भी। ठीक है ना, नेक्स्ट वाला देखते हैं हम। आगे वाला भी देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये वाला भी। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि इंडिया ट्रेड मोर देन चाइना एंड अलॉट विद इन इटसेल्फ। देखिए ट्रेड का एक तरीके से कंपेयर कर रहे हैं इंडिया का और चाइना का। यहाँ पे देखिए आप थोड़ा मैप में, यहाँ पे देखिए तो ब्लू वाला तो हो गया चाइना, और ये रेड वाला हो गया इंडिया। तो यहाँ से लेके लगभग आप लोग बोल सकते हैं कि 2010 तक, 10 तक के यहाँ पे देखिए, मतलब बीच में आ जाएगा कहीं 2000, मतलब 13 के करीब ले लीजिए। तो 2013 तक चाइना हमसे ऊपर था, पर लेकिन हमने चाइना को ओवरटेक कर लिया। और आज की डेट में जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का एक तरीके से रेशो है, ये कह रहे हैं रेशो ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस। देखिए यहाँ भी गुड्स का नाम आता है ना, तो जितने भी गुड्स होते हैं, जैसे कि चाइना के गुड्स हैं सारे, खिलौने हो गए या कोई कुछ भी ले लीजिए, और बहुत सारे जो फिनिशिंग प्रोडक्ट होते हैं यहाँ पे इंडिया में, मांझे वगैरह जो हो गए, ये सारी चीजें जो होती है चाइना की, और चाइना की गुड्स का बहुत ज्यादा वो रहता है, मतलब चाइना जो गुड्स में मार्केट है बहुत ही हाईएस्ट मार्केट है। पर लेकिन जहाँ भी सर्विसेज का नाम आता है वहाँ पे इंडिया ऊपर आ जाती है चाइना से, सर्विसेज इंडिया वाले प्रोवाइड कराते हैं। कहीं भी देख लीजिए, आज की डेट में सबसे अच्छी कंपनी का नाम ले लीजिए, गूगल का नाम ले लीजिए, गूगल में आज की डेट में सीईओ जो बैठे हैं वो इंडिया के बैठे हुए हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट में जो सीईओ बैठे हैं वो इंडिया के बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से सर्विसेज में जो है इंडिया हाईएस्ट पे है आज के डेट में। पर जो गुड्स एंड सर्विस दोनों कंबाइन करते हैं उसमें भी हम चाइना से आगे निकल चुके हैं। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इनसे चाइना से आगे निकल चुके हैं, पर इंटरनल ट्रेड जो है हमारा वो भी बहुत ज्यादा है। मतलब हम ज्यादा बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, हम इंटरनल में भी बहुत ज्यादा खा जाते हैं। तो उस चीजों को भी इन्होंने बोला है, पर लेकिन उसमें भी चाइना फिर भी हमसे आगे है। ये देखिए यहाँ पे कंपेयर करके, ये वाला इंडिया का हो गया, ये वाला चाइना का हो गया। तो ये भी एक तरीके का इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया यहाँ पे। और गुड्स और सर्विस में मतलब आप लोग, मतलब सर्विसेज जिस तरीके की होती है सारी आप लोग जानते हैं कि केपीओ बीपीओ वगैरह में जो जॉब करते हैं बंदे, वो वाली सर्विसेज हो गई, या फिर बैंकिंग में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर एजुकेशन फील्ड में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब किसी भी तरीके से जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना, एमएनसीज में मैक्सिमम जो होती है ये।
ये वाला फैक्ट भी और काफी इंटरेस्टिंग है। इस वाले फैक्ट में देखिए इन्होंने क्या बोला है, डाइवर्जेंस विद इन इंडिया बिग टाइम। मतलब इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे कि आज की डेट में अगर आप दूसरी कंट्री का ले लीजिए, मान लीजिए चाइना का ही ये कंपेयर करके चल रहे हैं, चाइना का ले लीजिए, तो आज की डेट में चाइना में डिफाइन हो चुका है कि इस वाले एरिया में इतनी इनकम आती है, इस वाले एरिया में इतनी इनकम आती है, ये वाला एरिया इतनी इनकम कमा रहा है। पर लेकिन जो इंडिया है ना, इंडिया का जो इनकम का लेवल है वो आज की डेट में बढ़ता हुआ जा रहा है। मतलब हमारे गांव के लेवल पे भी आजकल जो इनकम है लोगों की बढ़ती हुई जा रही है। किसी भी देश के कोने-कोने में ले लीजिए, सबकी इनकम बढ़ती हुई जा रही है, चाहे किसी भी तरीके से ले लीजिए। आप खुद भी अपने वाले एरिया में देख लीजिए, अब से 10 साल पहले कहीं पे कुछ नहीं मिला करता था, आज लगभग गाँव में भी एटीएम पहुँचने लगे हैं। गाँव में भी कई सारी फैसिलिटी पहुँचने लगी है, हर गाँव में इंटरनेट पहुँच रहा है आज की डेट में। तो लोगों की इनकम भी इसी तरीके से बढ़ती हुई जा रही है। तो ये बोल रहे हैं कि जो इंडिया की इनकम है लोगों की बढ़ती हुई जा रही है, और जबकि वर्ल्ड की है एक तरीके से वो डिफाइन हो चुकी है। चाइना की देख लीजिए, चाइना की इन्होंने दिखाई है रेड लाइट, ये देख लीजिए चाइना की कहाँ पे घट के आ चुकी है। पर जो इंडिया की जो लोग इनकम है वो लोगों की बढ़ती हुई जा रही है, चाइना की जो है एक तरीके से घटती हुई आ रही है यहाँ पे। ठीक है, और जो वर्ल्ड की है वो भी स्टेटिक्स बनी हुई है या फिर घटती हुई कह सकते हैं आप। तो इंडिया को इसीलिए जो जो फाइनेंस मिनिस्टर जी ने जब अपनी स्पीच दी थी तो उन्होंने उसमें बोला भी था कि इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है वर्ल्ड की इकोनॉमी पे। तो वो इसीलिए बोला था क्योंकि इंडिया की जो है एक लोगों की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती हुई जा रही है यहाँ पे हर साल। तो इसी तरीके से उसको कंपेयर किया गया इन्होंने, और ये इन्होंने आगे भी कंपेयर किया, मतलब विद इन बॉर्डर के भी इसको कंपेयर करके बोल रहे हैं कि मतलब एक तरीके से अगर इसको इंटरनेशनल लेवल लेवल पे भी आप लोग कंपेयर करके चल रहे हैं तो दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। मतलब ये है कि अगर इंडिया में स्टेटों को आप लोग देखा जाए तो स्टेटों में एक दूसरे में व्यापार करने का ज्यादा वो नहीं है। मतलब स्टेट की बाउंड्री करती है, दूसरे स्टेट की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है और फिर वहां पे भी एक दूसरे के कर लगते हैं डिफरेंट डिफरेंट। हालांकि जब से जीएसटी आने वाला है अब जा आगे तो उससे चीजें कम हो जाएंगी, पर लेकिन अब तक थोड़ी ना कम हो रही थी वो। तो उस चीजों को कंपेयर करके बोल रहे हैं कि इंडिया में इंटरनल भी इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस था, फिर भी उसकी वजह से भी चीजें बढ़ती हुई जा रही है एज कंपेयर टू इंटरनेशनल लेवल की जो चीजें हो रही थी। तो ये कंपेयर किया है इन्होंने इस तरीके से, मतलब इंडिया में हर एक लेवल पे इनकम बढ़ती हुई जा रही है, इंटरनली भी इनकम बढ़ती हुई जा रही है। चाहे आसाम की ले लीजिए आप, चाहे फिर जम्मू कश्मीर में ले लीजिए या फिर तमिलनाडु में ले लीजिए, तो हर एक एरिया में इनकम बढ़ती जा रही है। पर लेकिन दूसरी कंट्री का अगर एग्जाम्पल ले तो वहां पे डिफाइन हो चुका है। जैसे यूएसए का एग्जाम्पल ले तो यूएसए में जो कैलिफोर्निया वाला एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा इनकम रहती है। मतलब इस तरीके से एक प्रॉपर डिफाइन हो चुका है वहां पे एरिया, पर लेकिन इंडिया में वो एरिया बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये वाली चीज यहाँ पे बोल रहे हैं ये। अब नेक्स्ट वाला देख लीजिए क्या होता है। ये बोला है प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी टैक्स पोटेंशियल। मतलब ये भी एक तरीके से एक मतलब नेगेटिव भी कह सकते हैं इसको आप एक तरीके से। ये एक्सप्लेन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक्सप्लेन ये कर रहे हैं कि जो सैटेलाइट स्टेट, मतलब जो सैटेलाइट स्टेट होते हैं उनका डाटा, सैटेलाइट स्टेट क्या होते हैं, सैटेलाइट स्टेट एक तरीके से वे स्टेट होते हैं जो पॉलिटिकली तो एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। मतलब आज की डेट में खुद एक तरीके से इंडिया को ही ले लीजिए, तो पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, पर लेकिन बाहर से जो एमएनसीज आती हैं वो यहाँ पे इकोनॉमिकली एक तरीके से अपना इम्पैक्ट जमा के रखती है। तो इन्होंने बेंगलोर का दिया, जैसे कि बेंगलुरु को आप लोग सभी जानते हैं कि एक आईटी हब है। तो आईटी हब किसकी वजह से बना हुआ है, बाहर की बहुत सारी कंपनी यहाँ पे वर्क करती है। तो इसी को इसीलिए बोल रहे हैं कि जो सैटेलाइट स्टेट होता है वो एक तरीके का स्टेट होता है जहाँ पे बाहर की कंपनी का इन्फ्लुएंस रहता है। तो इस तरीके के स्टेट में भी जयपुर का एग्जांपल दिया इन्होंने, इस तरीके के स्टेट में भी ओनली 5 to 10%, 5 to 20% हम यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, गवर्नमेंट लगाती है प्रॉपर्टी टैक्स। तो जो रिकवर किया जा रहा है वो ओनली 5 to 10% रिकवर किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाता है कि मतलब यहाँ पे भी हम टैक्स में पीछे रह गए हैं। तो इस तरीके की कंडीशन भी यहाँ पे खराब होती जा रही है। तो मतलब यही सब चीजें हैं कि मतलब इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहिए अगर हमारी इकोनॉमी आगे आने वाले टाइम में अपनी इकोनॉमी को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है। तो वही सब चीजें इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो यार देखिए मैं आप लोगों से थोड़ा बात भी करना चाहता हूँ। देखिए मैं बोलना चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना फ्री एजुकेशन का, देखिए जहाँ पे भी आप लोगों को टाइम मिले किसी को पढ़ाने का, आप लोग अगर दिन में आधा घंटा भी निकाल सकते हैं ना किसी को पढ़ाने के लिए, तो यार पढ़ाइए यार। इंडिया को एक अच्छे लेवल पे ले जाना है, वो हम ही लोगों को मिलकर ले जाना है, कोई बाहर से नहीं ले जाने आएगा। और ये लेक्चर्स जो होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप जिसको चाहें यार उसको ये लेक्चर सुना सकते हैं। मतलब इन लेक्चरों को खुद सुन के आप लोगों को पढ़ा सकते हैं, उनको अवेयर करा सकते हैं चीज़ों से। तो एजुकेशन को बांटिए यार लोगों को, और एजुकेशन कभी भी बांटने से घटती नहीं है, वो हमेशा बढ़ती ही बढ़ती है। ठीक है, तो हमेशा उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए यार सोसाइटी में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।